हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 9th भारती भवन ज्योग्राफी में चैप्टर तीसरा है अफवाह स्वरूप। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कारण बताएं। पहला है राजस्थान की नदियां अंत प्रवाहित है क्यों। इसका दो मुख्य कारण है। पहला है अरावली पर्वत श्रेणियाँ और दूसरा है राजस्थान मरुस्थलीय होना। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे। राजस्थान में अफवाह तंत्र को अरावली पर्वत श्रेणियाँ निर्धारित करती है। ठीक है, अफवाह तंत्र का क्या मतलब है आगे हम लोग समझेंगे। अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में जल विभाजक है, जल को बांटती है, जो नदियों को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, तथा मरुस्थलीय क्षेत्र भी है जिसे ये अंत प्रवाहित है। समझ में आ गया, ये आपका पूरा आंसर। दूसरा देखिए, गोदावरी और कृष्णा अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है जबकि नर्मदा और ताप्ती नहीं, क्यों। काफ़ी इसका सिंपल आंसर है। आइए इसका आंसर करते हैं। नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, तो पहले आप समझिए, देखिए यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, और महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये पूरब की ओर बहती हैं। ठीक है, पूरब की ओर बहती हैं और ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, उनका जो धारा है वो तीव्र नहीं होता, धारा स्लो होता है। और नर्मदा और ताप्ती ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, पश्चिम की ओर बहने से इनकी धारा जो है काफ़ी तेज होती है, इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, प्रायद्वीपीय की अधिकांश नदियाँ जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसी कारण ये मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। जबकि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं और इनकी प्रवाह तीव्र होने से डेल्टा नहीं बनाती। समझ गए, तो इसका कारण यही हो गया। तीसरा सवाल देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्ष भर जल पूर्ति रहती है किंतु पश्चिम घाट से जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है वो नहीं होती। इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है हिमालय का ग्लेशियर यानी बर्फ़ के पिघलने के कारण होता है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हिमालय की नदियाँ अधिकांश नदियाँ बारहमासी अथवा स्थायी है। इन्हें वर्षा जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर हिम के पिघलने से सालों भर जलापूर्ति रहती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों को ऐसा नहीं होता, वो बरसाती होती हैं। बारिश के मौसम में ही ये क्या होती हैं, उसमें जल होता है, जैसे प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गई। समझ गए। इसका चौथा सवाल देखिए, यमुना जल का प्रदूषित हो रहा है क्यों। यमुना नदी का जल गंदा हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो कोई भी नदी हो, जल के प्रदूषण होने का कारण इतने दिए गए हैं, ये सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी में से आपको 2 या 3 कारण लिख लेना है। समझ गए। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, हिमालय पार की एक नदी का नाम लिखें। हिमालय पार की नदी कौन है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलुज नदी है। ठीक है, एक का नाम ही लिखना है हमें। तो इस तरीके से हम नाम लिख लेंगे, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद देखिए दूसरा, चंबल किसकी सहायक नदी है। चंबल जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। ये चंबल ये राजस्थान से निकलती है। ठीक है, ये यमुना नदी की सहायक नदी होती है। तीसरा है व्रंश घाटी यानी धसान घाटी से होकर बहने वाले एक नदी का नाम हमें लिखना है। यहाँ पे हम नज़र डालते हैं नर्मदा नदी और तापी नदी। ये व्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा भी और ये तापी भी, यानी नर्मदा की भांति ये व्रंश घाटी से निकलकर ये बहती है। तो कोई भी हमें नाम लिख लेना है, आप तापी नदी लिख लीजिए। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसकी संख्या टोटल 16 है। पहला देखिए, जल विभाजक के कार्य का वर्णन उदाहरण के साथ करें। तो इसका आंसर देखिए हम यहाँ से करेंगे, दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली यानी विभाजित करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। क्या समझ में आया। तो यहाँ पे समझिए नदी द्रोणी क्या होती है। तो इसका मतलब समझिए पहले नदी द्रोणी, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एक नदी एवं उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी यानी नदी द्रोणी कहा जाता है। देखिए ये मुख्य नदी है, ये ब्लू वाली, और इसमें मुख्य नदी में कई सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये जिस क्षेत्र में ये सारे कार्य होते हैं यानी मिलना होता है मुख्य नदी से सहायक नदी, वो कहलाता है नदी द्रोणी। समझ गए। तो दो नदी द्रोणी को अलग करने वाली विभाजित करने वाली उच्च भूमि हो गया, वो जल विभाजक कहलाता है। ठीक है, और इसके उदाहरण देखिए, दिल्ली की उच्च भूमि सतलुज नदी बेसिन और गंगा के बेसिन को अलग करने के कारण जल विभाजक का विभाजक का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर हो गया।
अगर आप इससे भी सिंपल तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये आप पूरा लिख सकते हैं। दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाली उच्च पर्वतीय पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा हो गई। और सिंधु और गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। ये पूरा आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में बांटें और किसी एक प्रमुख नदियों का नाम लिखें। तो यहाँ पे देखिए भू आकृति के आधार पे भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो इनके हमें नाम लिखना है, यानी किसी का एक हमें नाम लिख। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ जो 12 मासी स्थायी होती हैं, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो मौसमी अर्थात बारिश जब होती है तभी इसमें जल होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार हो गए हैं और एक का उदाहरण भी देना है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। हो गया तीसरा सवाल, हिमालय की नदियों की 3 विशेषताएं हमें बताना है, उदाहरण देकर इसकी पुष्टि भी करना है। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। पहले आप समझिए, हिमालय की अधिकांश नदियां जो हैं वो 12 मासी यानी अस्थायी होती है। इसमें यानी पूरे मास जल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बर्फ़ के पिघलने से इसमें जल की आपूर्ति होती है। ये पहला हो गया इसका विशेषता। और दूसरा विशेषता देखिए, इन नदियों के प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गाज का निर्माण करती है। ठीक है, और तीसरी जो विशेषता है, हिमालय जनित नदियाँ उद्गम स्थल से समुद्र में मिलती है, यानी इस दौरान जहाँ से निकलती है और समुद्र में मिलती है, इस दौरान वो अनेक क्रियाकलाप यानी अनेक काम करती है, जैसे मिट्टी का कटाव करती है, गाद का निर्माण करती है। ठीक है, ये 3 विशेषता हो गई। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हिमालय की नदियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12 मासी अथवा अस्थायी हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है, ये नदियाँ प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर घास का निर्माण करती है। तीसरा है, हिमालय जनित नदियाँ उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक क्रियाकलाप एक्टिविटी अंजाम देती है, जिसमें मार्ग में सिल्ट, बालू जैसे अपवर्दित पदार्थों का संवहन करती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा प्रमुख नदियाँ हैं। इसके उदाहरण भी हो गया, हमें उदाहरण भी देना था। ये पूरा आपका आंसर हो गया। इसके बाद चौथा सवाल देखिए, निम्नांकित की व्याख्या हमें करना है। पहला है पूर्वगामी नदी, दूसरा है नदी अपहरण। तो पहला हम करते हैं पूर्वगामी नदी। तो इसका हम लिखेंगे पूर्वगामी नदी, जो नदी हिमालय से भी पुरानी है उसे पूर्वगामी नदी यानी पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, जैसे सिंधु और सतलज। ठीक है, समझ में आ गया। हिमालय से भी पुरानी नदियाँ पूर्वगामी कहलाती हैं। दूसरा है नदी अपहरण। तो नाम से ही स्पष्ट है, रिवर कैप्चर। ठीक है, यानी बड़ी नदियाँ छोटी नदियों को आपस में मिला लेती हैं, वो आपस में क्या होते हैं, मिल जाती हैं, तो वो कहलाता है नदी अपहरण। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, बड़ी नदियों के द्वारा, ठीक है, अपनी धारा से छोटी नदियों में बहा ले जाना नदी अपहरण कहलाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में सांपो नदी को, ठीक है, सांगपो नदी को अपहरण कर लिया। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत क्षेत्र में सांगपो नदी को अपहरण कर लिया, नहीं मिला लिया। पांचवा सवाल देखिए, भ्रंश घाटियाँ यानी धासान घाटी से होकर बहने वाली कुछ भारतीय नदियों के नाम हमें लिखना है। ये नदी घाटियाँ किस तरह महत्वपूर्ण है? तो प्रश्न में क्या समझ में आया आपको? तो आपको ये समझना है, देखिए कि भ्रंश घाटी से जो नदियाँ निकलती है उसके नाम हो गए, और ये नदियाँ किस लिए महत्वपूर्ण है, यानी इनकी विशेषता क्या है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा हो गया। देखिए, पठार की नदियों में कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटियों यानी दरार घाटियों से निकल बहती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती, ऐसी नदियाँ के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यों निकलती है, क्या विशेषता है इनकी। नर्मदा और ताप्ती ऐसी ही नदियों के उदाहरण हैं जिनमें ताप्ती कृषि की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। पूर्वी भाग में दामोदर घाटी से बहने वाली नदी है, ठीक है, ताप्ती। नर्मदा की लंबाई 1290 किलोमीटर है, ताप्ती को 224 किलोमीटर और दामोदर नदी को 541 किलोमीटर है। नर्मदा की घाटी में संगमरमर और दामोदर की घाटी में कोयला मिलते हैं, यानी दोनों में मिलते हैं। ताप्ती को तापी नदी कहा जाता है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश, ठीक है। तापी का सतपुरा श्रेणी और दामोदर घाटी का छोटा नागपुर पठार है। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है, जो जलप्रपात बनाती है यानी बिजली इससे उत्पन्न होती है, इसकी विशेषता हो गई। और संगमरमर की चट्टाने से होकर बहती है, ठीक है, यानी ये पूरा आपका आंसर होगा। 6 नंबर देखिए, लूनी नदी कहाँ है और यह किस प्रकार की नदी है?
तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं पश्चिमोत्तर भाग यानी गुजरात और राजस्थान। ठीक है, एकमात्र नदी लूनी है। तो ये हो गया कहाँ है। ठीक है, तो इसका आंसर ये देखिए, ये लवणीय नदी है। ठीक है, इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। लूनी नदी पश्चिमोत्तर भाग अर्थात राजस्थान और गुजरात के राज्यों में बहने वाली एक लवणीय नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। समझ गए। तो कच्छ के रण ये गुजरात क्षेत्र का भाग है कच्छ। ठीक है, तो वहीं में ये क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसके बाद 7वां, बहाव की दिशा को देखते हुए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का वर्गीकरण हमें करना है। ठीक है, यानी वो किस दिशा में बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत नर्मदा और ताप्ती हैं, तो इनकी दिशा भी हमें बताना है। यानी जो है प्रत्येक वर्ग के प्रमुख नदियों का नाम हमें लिखना है। आइए इसका आंसर करते हैं, काफ़ी सिंपल है ये। तो इसका आंसर हम देखिए कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ उत्तर की ओर नदियों के सर्वदा भिन्न हैं। ठीक है, ये बरसाती हैं, यानी बारिश जब होती है तभी इसमें जल होता है। ये जल के लिए मानसून पर पूरी तरह आश्रित होती है। बहाव की दिशा को देखते हुए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी वेगाई, ये पूरब की ओर बहती है। नदियों का नाम भी हो गया और इसका दिशा में बहने का दिशा भी हो गया। ठीक है, इसके बाद और तीसरा है चंबल बेतवा सोन इत्यादि, ये नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। समझ गए। तो 3 तरफ बहने वाली नदियाँ भी हो गई और इनके नाम भी हो गए। तो यानी यहाँ तक आपका आंसर हो गया। कहाँ से, यहाँ से आप लिख लीजिए पूरा। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, भारत के कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए आपको यहाँ से लिखना है दक्षिण की नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। यहाँ तक हो गया लिखना आपका। फिर यहाँ से प्रारंभ करना है। बड़े आकार और विस्तार के कारण से दक्षिण गंगा कहा जाता है, किसे, गोदावरी नदी को। समझ गए कैसे लिखना है। तो गंगा के बाद इसकी ही लंबाई है। ठीक है, पहला हो गया ये, और ये दक्षिण गंगा गोदावरी। समझ गए। 9 नंबर देखिए, ब्रह्मपुत्र जो नदी है प्रणाली की नदियाँ का हमें विवरण देना है। तो ब्रह्मपुत्र में प्रणाली की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये मानसरोवर झील के समीप से ये निकलती है। तो ये आपका ये पूरा यहाँ तक हो गया। इसकी लंबाई भी हो गई और कहाँ से कहाँ तक बहती है ये भी हो गई। ठीक है, ये पूरा हो गया। 10वां देखिए, गंगा की सहायक नदियों के संक्षेप में हमें वर्णन करना है। सवाल में है गंगा की सहायक नदियों के संक्षेप में वर्णन करना है। देखिए यहाँ से यमुना, राम, गंगा, गोमती, शारदा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानदी उत्तर पर्वतीय भाग से तथा चंबल, बेतवा, केन, सोन और पुनपुन दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। ये पूरी नदियाँ, ये सहायक नदियाँ गंगा से मिलकर जल पूर्व की ओर ले जाती हैं और ये अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे बड़ी जल प्रवाह इसी से मिलता है। समझ गए। यानी जो सहायक नदियां हैं इनकी विशेषताएं भी हो गई, या कौन कौन सी नदियां हैं वो भी हो गया। ये पूरा हो गया यहाँ से। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है। 11 नंबर देखिए, सिंधु प्रणाली की नदियों पर प्रकाश डालें। ये हिमालय से भी काफ़ी पुरानी ये नदियाँ होती हैं और हिमालय की पार की नदियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रणाली की नदियों पर हमें प्रकाश डालना, यानी बताना है बारे में। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे, सिंधु प्रणाली की नदियाँ, इसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम प्रमुख हैं। ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं और सिंधु से मिलकर अरब सागर में गिर जाती हैं। सिंधु का उद्गम हिमालय के पार मानसरोवर झील है। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी नीलगिट निकट दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ये विशेषताएँ भी हो गई। यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है। 12 नंबर देखिए, दक्षिण भारत के मुख्य जल विभाजकों का उल्लेख हमें करना है। इसका आंसर लिखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक पश्चिम घाट द्वारा निर्मित है। ठीक है, जो पश्चिम तट से करीब उत्तर दक्षिण की ओर चलता है। प्रायद्वीपीय की अधिकांश नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये हो गया दक्षिण भारत यानी साउथ का। ये साउथ में कौन सी नदी होती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ इसे कहा जाता है। तो ये जल विभाजक हो गया, पश्चिम घाट द्वारा निर्मित होता है जल विभाजक। ये पूरा आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, 13 नंबर, भारतीय अर्थतंत्र में नदियों का क्या योगदान है। अर्थतंत्र, भारतीय इकोनॉमी में नदियों की क्या योगदान है। तो इसका आंसर हम देखिए ऐसे करेंगे, अर्थतंत्र में नदियों का योगदान,
ये सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। सिंचाई के लिए भी हो गया, जल विद्युत के लिए भी हो गया, मछली पकड़ने के लिए भी हो गया, उद्योग के लिए भी हो गया, ठीक है। ये पूरा ही आपको लिख लेना है। 14 नंबर सवाल, भारत की प्रमुख झीलों का विवरण हमें देना है। इसमें खारे पानी जल की कौन सी झील है? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत की प्रमुख झीलें वूलर, डल, सांभर, ठीक है, सयामान, पुलिकट और लक्ष्मी सागर भारत की झीलें हैं। इसमें वूलर झील ये मीठे पानी की है जम्मू कश्मीर में, सांभर झील ये राजस्थान में, ये खारे पानी की झील है। तो हमें बताना है खारे पानी की, तो ये सांभर झील जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये हो गया आपका ये पूरा। 15 नंबर देखिए, टिप्पणी लिखना है, इसके बारे में हमें लिखना है। नदी द्रोणी यानी नदी बेसिन क्या होता है? जल विभाजक। क्रेटर झील क्या है? नैनीताल, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी। तो पहले हम लिखेंगे नदी द्रोणी यानी नदी बेसिन क्या है। तो देखिए नदी द्रोणी लिख के डैश देना है। एक नदी या उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र यानी जहाँ पे वो बहती है वो क्षेत्र को हम अपवाह द्रोणी यानी नदी द्रोणी कहते हैं। ये मुख्य नदी है और इसमें कई सहायक नदियाँ आके मिल जाती हैं। तो जहाँ पे मिलती है, जिस क्षेत्र में मिलती है, वही होता है वो पूरा नदी द्रोणी। समझ गए? ये हो गया। इसके बाद जल विभाजक, ये क्या होता है? जल विभाजक लिख के डैश देना है। आपको ये लिखना है, दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को, धारा को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय भूमि पठारी क्षेत्र, ठीक है, वो जल विभाजक कहलाता है। हो गया। आप चाहे तो ये उदाहरण भी लिख सकते हैं। इसके बाद जल विभाजक हो गया। तीसरा है क्रेटर झील, इसके बारे में लिखना है। तो क्रेटर झील लिखकर आपको डैश देना है। पुराने ज्वालामुखी के मुंह पर बने झील को क्रेटर झील कहा जाता है। महाराष्ट्र की लोनार झील इसका उदाहरण है जिसकी आकृति गोल है। समझ में आ गया? तो ज्वालामुखी के मुंह पे जो झील बनते हैं उसे क्रेटर झील कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नैनीताल ये उत्तराखंड में स्थित स्थान भी है और इसके नाम पे झील भी है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना है हमें। तो हम ऐसे लिखेंगे नैनीताल। नैनीताल भारत की उत्तर राज्य यानी उत्तरी राज्य उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्यटन नगर है। नैनीताल शिवालिक पर्वत श्रेणी की स्थित एक नगर है जो झीलों के शहर से भी ये जाना जाता है। समझ गए? इसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी, तो इसको हम लिखेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी लिख के डैश देना है। गंगा नदी द्रोणी जो कि 2500 किलोमीटर है, सबसे नदी द्रोणी है भारत की। और इस तरीके से हमारा आखिरी सवाल इस सेशन का, नमामि गंगे योजना क्या है? तो नमामि गंगे योजना भारत सरकार द्वारा 2000 में गंगा को साफ करने के लिए एक योजना चलाई गई थी, एक योजना है, ठीक है। ये पूरा आपको लिख लें।